पुर्तगीज़ जो है वो सबसे फर्स्ट आते हैं 1498 में। लगभग बाकी जितनी भी यूरोपियंस कंपनी है वो 1600 के बाद फॉर्मेशन होती है, तो तब तक इनके बीच में कोई राइवल नहीं रहता है। डच 1614, ब्रिटिश 1599 एंड देन 1600 में क्वीन एलिजाबेथ इनको चार्टर देती है, यानी कि मोनोपोली देती है कि 15 साल ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडीज़ में। एंड डेन 1616 में आते हैं और फ्रेंच 1664 में। तो फ्रेंच 1498 में आती है और लास्ट टू लीव 1961 में, यानी कि फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव। फ्रेंच ऑलमोस्ट 1600 तक इनके बीच में कोई राइवल कंपनीज नहीं होती है। तो 1503 में ये अपना फर्स्ट फैक्ट्री है वो कोचीन में स्टार्ट करते हैं। देन 1505 में कैन्नौर में, एंड 1510 में क्या करते हैं, गोवा कैप्चर कर लेते हैं और इसी गोवा को 1530 में हेडक्वार्टर बना देते हैं। 1530 में हेडक्वार्टर। देन 1500 उसके बाद दीव हुआ, दमन हुआ, इस पे ये लोग कब्जा करते हैं। एंड 1596 में क्या होता, ये लोग जो यूरोपियंस कंपनी है वो ट्रेड करने के लिए आते हैं इंडिया में एंड साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है वहाँ पे। 1696 में डच जो है वो पुर्तगीज को इंडोनेशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया से कम्प्लीटली बाहर कर देता है, हरा के। तो यह इसके बाद से ही पुर्तगीज कंपनी का जो राइवल्स हैं वो अदर कंपनी स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आप देखिए, पुर्तगीज को साउथ ईस्ट एशिया से 96 में बाहर कर देते हैं और पुर्तगीज 1612 में ये सूरत हार जाते हैं। किससे? ब्रिटिश से। कैप्टन बेस्ट आते हैं, वो सूरत के सी में इनको हरा देते हैं और फैक्ट्री स्टार्ट होती है ब्रिटिश की फर्स्ट सूरत में 1613 में। उसके बाद नेक्स्ट 1663 में जो डच है, मालाबार कोस्ट है ये वाला एरिया। ये कौन कौन कोस्ट होता है इंडिया का? मालाबार कोस्ट से डच जो है वो कम्प्लीटली पुर्तगीज को बाहर कर देती है। इस एरिया पे अब कब्जा हो जाता है सीधे डच का। और 1662 में ब्रिटिश और पुर्तगीज के बीच में पीस साइन हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश के जो चार्ल्स टू होते हैं इनकी शादी होती है कैथरीन से, प्रिंसेस होती हैं पुर्तगीज की, उनसे इनकी शादी और इनको डाउरी में मिलता है बॉम्बे। उस बॉम्बे को ये 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं 10 पाउंड पर एनम के लिए। उसके बाद डच और ब्रिटिश, पुर्तगीज तो इस रेस से बाहर ही हो चुकी है, अब बचा है डच और ब्रिटिश। इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ साइन हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज़, इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि डच जो है वो इंडोनेशिया में ट्रेड करेंगी और इंडोनेशिया में ब्रिटिश कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश इंडिया में और इंडिया में डच कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। बहुत सारे वॉर दोनों कंपनी के बीच में होने के बाद ये कॉम्प्रोमाइज़ साइन होता है दोनों कंपनी के बीच में। देन बचता है डेन्स। अब डेन्स के बीच में क्या होता है कि ये कंपनी 1830 तक बैंकरप्ट हो जाती है। कंगालियाँ होने के कारण ये 1845 में अपनी कंपनी को सोल्ड कर देती है। किसको? ब्रिटिश को। तो ये भी रेस से बाहर हो जाते हैं। लास्ट कंपनी बचती है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में।
और फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में जो राइवलरी स्टार्ट होती है कर्नाटिक से। कर्नाटिक में फर्स्ट वॉर होता है 1740 से 48 तक, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। देन 1749 से 54 तक सेकंड कर्नाटिक वॉर होता है। देन 1759 से लेकर 63 तक थर्ड कर्नाटिक वॉर। इस वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश फ्रेंच को कम्प्लीटली बाहर कर देती है। द पुर्तगीज आते हैं 1498 में और जाते हैं लास्ट 1961 में। ब्रिटिश जो होते हैं इंग्लिश 1600 में आते हैं और जाते हैं 1947 जब इंडिया को फ्रीडम मिल जाती है उसके बाद से ही। देन वास्को डी गामा, यूरोपियंस जो थे उनको ट्रेड करने के लिए इंडिया में सी का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो अफ्रीका जो सबसे नीचे वाला पार्ट था कैप ऑफ गुड होप, इस रास्ते से होके वास्को डी गामा पहुंचते हैं कालीकट में। और इनको गाइड करता है एक गुजराती मर्चेंट होता है अब्दुल माजिद गुजराती मर्चेंट इनको गाइड करता है इंडिया के कालीकट कोस्ट तक पहुंचने में। ये पहुंचते हैं कालीकट, और कालीकट में जो उनको वेलकम करता है जैमोरीन ये कालीकट का रूलर होता है। देन वास्को डी गामा को 60 टाइम प्रॉफिट होता है ब्लैक पेपर के ट्रेड में, यानी कि काली मिर्च के ट्रेड में इनको 60 टाइम प्रॉफिट होता है जब ये वापस यूरोप ले जाके यूरोपियन मार्केट में जब वापस इनको बेचते हैं। तो सेकंड विजिट होता है वास्को डी गामा का, जो दूसरी बार इंडिया में ये आते हैं वो 1501 में आते हैं और ये इस्टेब्लिश करते हैं ट्रेडिंग सेंटर कैन्नौर में। ट्रेडिंग सेंटर बनाते हैं कहाँ, कैन्नौर में। इसको कैन्नौर भी बोलते हैं। देन उस टाइम पे जो पुर्तगीज का मेन जो सेंटर्स होता है ट्रेडिंग सेंटर्स, कोचीन होता है, कालीकट होता है और कैन्नौर होता है। ये 3 जगह से मेनली स्टार्टिंग में पुर्तगीज जो है ट्रेड अपना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है जो पुर्तगीज गवर्नर्स हैं। पुर्तगीज गवर्नर सबसे जो फर्स्ट गवर्नर होता है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ये गवर्नर बनते हैं 1505 में। दैन सेकेंड अल्फांसो दे अल्बुकर्की 1509 में। नीनो दी कोन्हा थर्ड गवर्नर 1529 में। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा 1505 में फर्स्ट गवर्नर बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर 3 ईयर टर्म के लिए। एंड नोन फॉर, मतलब अल्मेडा को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पॉलिसी ये था कि इस पॉलिसी के ज़रिए जो भी सी कोस्ट से सिर्फ गुजरेगी उनको टैक्स देना होता था। इसको कार्टेज सिस्टम भी कहा गया, कार्टेज सिस्टम। देन नेक्स्ट है जो पुर्तगीज के गवर्नर बनते हैं अल्बुकर्की 1509 में बनते हैं और 1510 में ही ये क्या करते हैं, गोवा को कैप्चर करते हैं। गोवा को कैप्चर कर लेते हैं फ्रॉम बीजापुर के रूलर
यूसुफ आदिल शाह के, यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, यानी कि ये जो होता है पुर्तगीज के अंडर में आ जाता है गोवा। इसी गोवा को निनो दी कुन्हा जो थर्ड गवर्नर हैं वो हेडक्वार्टर बनाते हैं 1530 में। अब अल्बुकर्की को रियल फाउंडर इसी की वजह से, और इनके जो भी इनके टाइम पीरियड में जो भी काम होता है इनका, इसकी वजह से इनको रियल फाउंडर बोला जाता है, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, पुर्तगीज पावर इन इंडिया। अल्बुकर्की के टाइम में न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस होता है, जिस टबैको एंड कैश्यू, यानी कि काजू, ये दो न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस होता है। देन ये इंकरेज करते हैं पुर्तगीज को टू टेक लोकल वाइफ, लोकल में शादी करने के लिए इनकरेज करते हैं पुर्तगीज को। अल्बुकर्क को सबसे मेन चीज़ था अल्बुकर्की के टाइम पीरियड का, वो एबोलिशन ऑफ सती प्रथा के ये खिलाफ थे, एबोलिशन ऑफ सती। देन अब निनो दी कुन्हा थर्ड गवर्नर, ये बनते हैं 1529 में गवर्नर बनते हैं, और 1530 में ही ये क्या करते हैं, 1530 में जो अपना हेडक्वार्टर है, इनका हेडक्वार्टर होता था कोचीन से शिफ्ट कर दिए, शिफ्टेड हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अब हेडक्वार्टर क्या है, अब हेडक्वार्टर बना दिए 1530 में गोवा को। इसी टाइम पीरियड के समय में गुजरात का रूलर होता है, बहादुर शाह गुजरात का रूलर। इसे अनबन हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किससे, हुमायूं से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद बहादुर शाह क्या करते हैं, वो हेल्प लेते हैं पुर्तगीज की, और बदले में पुर्तगीज को 1534 में बेसिन दे देते हैं, और बोलते हैं कि दीव भी इनको देंगे। लेकिन हुमायूं क्या करता, पीछे हट जाता है हुमायूं 1536 में। इसके बाद अब पुर्तगीज का और बहादुर शाह के बीच में अनबन शुरू हो जाता है। तो 1537 को पुर्तगीज शिप पे बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, और उसके बाद वहीं पे इनको मार दिया जाता है 1537 में। ये तीनों गवर्नर जनरल हो गया कि शिप्स के ऊपर इसमें कैनन्स होता था, यानी कि तोपें होती थी। और ईस्ट कोस्ट में इनका सेटलमेंट था, इंडिया के ईस्ट कोस्ट में सैंथोम, चेन्नई, उसके बाद नागापट्टनम जो आंध्रा का जो एरिया होता है, उस एरिया में अपना सेटलमेंट बना। पुर्तगीज एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे हेड होता था वो होता था वायसराय, गवर्नर। इनको अपॉइंट किया जाता था 3 ईयर टर्म के लिए, 3 ईयर टर्म प्लस उनका काउंसिल होता था वायसराय का। जो नेक्स्ट वायसराय के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट था, वेडोर द फजेंडा,
ये रिस्पॉन्सिबल होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवेन्यू, टैक्स कलेक्शन के लिए, रिवेन्यू एंड कार्गोज के लिए, जो भी डिस्पैचमेंट वगैरह होता है उस सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था वैडोर द फिजेंडा। कैप्टन विलियम हॉकिन, कैप्टन विलियम हॉकिन 1660 में ये इंडिया में आते हैं। इनके पास जेम्स वन जो किंग ऑफ ब्रिटेन का लेटर होता है। ये आते हैं परमिशन के लिए सूरत में ट्रेड करने के लिए। पुर्तगीज इनको रोकते हैं ताकि ये जहांगीर के कोर्ट तक नहीं पहुँचे, लेकिन ये पहुँच जाते हैं और विलियम हैकिन को तुर्की आती थी, तुर्की लैंग्वेज, जिसकी वजह से किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ी जहांगीर और विलियम हॉकिन के बीच बातचीत के लिए। इस चीज़ से जहांगीर ने इम्प्रेस होके 400 का मनसबदार दे दिया हॉकिंस को, 400 का मनसबदार प्लस 30,000 सैलरी, जो कि हॉकिंस को कभी मिली नहीं। इसके बाद क्या होता है, 1611 में पुर्तगीज जो हैं ब्रिटिश शिप्स को सूरत में घुसने से रोक देती हैं, जिसकी वजह से हॉकिंस काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और जहांगीर का जो कोर्ट है छोड़ देते हैं 1611 में। 1612 में हॉकिंस जिस शिप से आते हैं उस शिप का नाम होता है हेक्टर, का नाम होता है ड्रैगन, एंड लिटिल शिप होता है उसका नाम होता है ओसिएंडर। 1612 में आने के बाद पुर्तगीज और कैप्टन बेस्ट के बीच में फाइट होती है, बैटल होती है। उस बैटल में ये क्या करते हैं, पुर्तगीज को हरा देते हैं, पुर्तगीज को हरा देते हैं। उस चीज़ से जहांगीर जो काफ़ी इम्प्रेस होके 1612 में परमिशन दे देता है ब्रिटिश को गुजरात में ट्रेड करने के लिए। जो पुर्तगीज हैं वो 1612 में क्या लॉस ऑफ गुजरात, लूज गुजरात ब्रिटिश से, और 1613 में ब्रिटिश वहाँ पे अपना परमानेंट फैक्ट्री बना देती है। इस तरह से पुर्तगीज 1579 में एक फरमान मिलता है जिसके ज़रिए ये लोग सतगांव, नियर सतगांव, ये लोग अपना ट्रेड स्टार्ट करते हैं। बाद में शिफ्ट कर जाते हैं हुगली, और हुगली को ही अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं बंगाल में। हुगली को हेडक्वार्टर बनाते हैं। शाहजहां जो रूलर होता है, शाहजहां, ताजमहल की 2 स्लेव्स होती हैं औरतें, उनको ये लोग कब्जे में कर लेता है, जिसकी वजह से शाहजहां नाराज़ हो जाके ऑर्डर देता है बंगाल के गवर्नर, सूबेदार को। बंगाल का जो सूबेदार होता है कासिम खान को ऑर्डर देता है, और कासिम खान क्या करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है पुर्तगीज सेटलमेंट को बंगाल में। पुर्तगीज सेटलमेंट को बंगाल में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है कासिम खान शाहजहां के ऑर्डर पे। यानी एक ओवरव्यू देखेंगे कि पुर्तगीज स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। पुर्तगीज 1498 में आते हैं कालीकट, देन 1503 में इनकी फर्स्ट फैक्ट्री बनती है कोचीन,
1505 में कैनौर ये दोनों इनकी फैक्ट्रीज बनती हैं। देन 1510 ये गोवा कैप्चर करते हैं एंड 1530 में गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। 1535 में दीव को कब्जा में लेते हैं और 1549 में दमन को 1596 में डच इनको कंप्लीटली बाहर कर देता है, नहीं, इंडोनेशिया से। एंड 1612 में लॉस ऑफ सूरत टू ब्रिटिश। एंड 1663 में डच कंप्लीटली मालाबार कोस्ट से इनको बाहर कर देता है। इस तरह से डाउनफॉल हो जाता है पुर्तगीज का। डच कंपनी फॉर्मेशन होती है 1602 में। ये फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है यूरोपियन से। डच का जो सेटलमेंट्स है, डच के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो 1605 में डच फर्स्ट फैक्ट्री जो अपना लगाते हैं 1605 में मसूलीपट्टनम। जब ये मसूलीपट्टनम में ईस्ट कोस्ट में लगाते हैं इंडिया के, तो फिर ये पुर्तगीज के लिए थ्रेट बन जाते हैं, क्योंकि पुर्तगीज का जो ईस्ट कोस्ट में सेटलमेंट था वो सैनथोम में और नागापट्टनम में, सैनथोम एंड नागापट्टनम में, ये दो ईस्ट कोस्ट में पुर्तगीज के सेटलमेंट थे। एंड 1605 के बाद जो डच का सेटलमेंट होता है, 1609 में ये पुलिकट, 1616 में सूरत में फैक्ट्री बनाते हैं। सूरत में देखिए 1616 में 12 में ब्रिटिश बनाते हैं एंड 1668 में फ्रेंच बनाते हैं सूरत में, ब्रिटिश। देन 1616 के बाद 1632 पटना में डच अपना फैक्ट्री पूछते हैं। बीपीएससी अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, पटना में डच का फैक्ट्री कब लगा था। 1632 के बाद 1658 में ये कब्जा कर लेते हैं नागापट्टनम में। नागापट्टनम जो पहले ये पुर्तगीज का था ईस्ट कोस्ट में, इस पे कब्जा हो जाता है अब डच का। एंड फाइनली 1663 में ये कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं डच। पुर्तगीज को कम्प्लीटली यहाँ से बाहर कर देते हैं और डच अपना फैक्ट्री बनाते हैं कोचीन में 1663 में। डच जो ट्रेड करते हैं इंडिगो का ट्रेड यमुना वैली और सेंट्रल इंडिया से ये करते हैं, यहाँ से इंडिगो का ट्रेड। देन साल्टपीटर का करते हैं ये लोग बिहार से, साल्टपीटर बिहार से। और ओपियम
स्पेक्ट्रम में दिया है ओपीएम की, वो लोग गंगा वैली से करते हैं, लेकिन वो भी एरिया बिहार से ही था। देन नेक्स्ट है सिल्क एंड टेक्सटाइल। सिल्क एंड टेक्सटाइल जो है सिल्क एंड टेक्सटाइल ये करते हैं गुजरात, बंगाल और कोरोमंडल से। इस एरिया से ये सिल्क एंड साल्टपीटर करते हैं। इसके बाद ओपियम और राइस ये करते हैं गंगा वैली से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिगो यमुना वैली एंड सेंट्रल इंडिया, साल्टपीटर बिहार से, सिल्क एंड टेक्सटाइल गुजरात, बंगाल एंड कोरोमंडल एरिया से। एम्बोयाना एक जगह था इंडोनेशिया में। एम्बोयाना इंडोनेशिया में एक जगह था। इस जगह को डच ने कब्जा किया था पुर्तगीज से, और पुर्तगीज से कब्जा किया था डच ने, और डच ने इस पे क्या किया 1605 में पुर्तगीज से इन्होंने लिया था। 1623 में क्या किया, 1623 में इन्होंने 10 इंग्लिश मैन को मार दिया एम्बोयाना में, 10 इंग्लिश मैन को और 9 जापानीज पर्सन को मार दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ ना कि ब्रिटिश और डच के बीच में टेंशन जो है थी वो बढ़ गई, और ये टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी धीरे धीरे कि फिर इन दोनों कंपनियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ साइन होता है। दोनों कंपनियों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ साइन होती है। डच क्या करते हैं, डच इंडोनेशिया चले जाते हैं, इंडोनेशिया चले जाते हैं और विथड्रू फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में रहते हैं और वो विथड्रू कर जाते हैं इंडोनेशिया से, यानी कि ब्रिटिश जो है इंडोनेशिया पे अपना कोई क्लेम नहीं बताएंगे, और ये दोनों कंपनीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। फिर इंडिया में इनका कंप्लीट जो डिक्लाइन है वो 1759 में बैटल होता है, बैटल ऑफ हुगली। इस बैटल में ब्रिटिश जो हैं वो बुरी तरह से हरा देते हैं डच को। उसके बाद से डच कंप्लीटली इंडिया से आउट हो जाता है। देन डच